वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइमा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉल्यूशन का पार्ट 2 है। प्रदूषण का पार्ट 1 हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमारा जो बचा एयर पॉल्यूशन हो गया था। हमारा एयर पॉल्यूशन से जुड़े जितने भी नियंत्रण केंद्र थे वो जो बने हुए हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम आएंगे यहाँ पे जो हमारा प्रदूषण के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी तरफ, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे साइमा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वाटर पोल्यूशन से, तो वाटर पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। वाटर पोल्यूशन यानी कि जो गंदगी पानी में या नदियाँ हमारी प्रदूषित हो रही हैं, समुद्र प्रदूषित हो रहा है, ये सब जितना भी प्रदूषण हो रहा है, मतलब जल का जो प्रदूषण, जल को जो दूषित कर रहा है वही हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले आते हैं डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जितनी जगह पे ऑक्सीजन डिजॉल्वेशन ज़्यादा होगा उतनी जगह पे हमारे जो जीव जंतु होंगे पानी के वो जीवित रह पाएंगे। और जहाँ पे भी जैसे इसका होता है, जैसे डिजॉल्विंग ऑक्सीजन जो होती है वो 8 mg होती है। 8 mg अगर है तो 8 mg ml, ठीक है, 8 mg लीटर में होती है। ठीक है। तो 1 लीटर में 8 mg ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से जीव हैं जिनको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतने में वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है। तो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन का जो रेट है वो 8 mg होता है पर लीटर। और ठीक है, उससे कम होता जैसे कम होता जाता है वैसे ही वहाँ पे जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन के बाद में हमारा आता है जैविक ऑक्सीजन की मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जिसे हम कहते हैं बीओडी। ठीक है। तो अब ये बीओडी क्या होता है? द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको मेजर करने का काम कौन करता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ये क्या काम करता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जितना भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, जहाँ यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आया? जैसे कि ये लिखा, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के कंपाउंड है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन डिमांड होगी। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है, जो भी माइक्रो एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और ये किसके द्वारा होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक, जैसे कि नदियों में या कहीं पर भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनको ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ऑक्सीजन होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसे ही हम कहते हैं बीओडी। ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है। तो ये डिफाइंड एज द मास ऑफ ऑक्सीजन theoretically required to completely oxidize an organic compound to carbon dioxide। ये क्या काम करते हैं? ये जो completely oxidize होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और इनका काम होता है, यानी कि एक तो हमारा होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसमें जैविक तरीके से ऑक्सीडाइज होता है या उनको अलग किया जाता है। ठीक है। मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है जैविक तरीके से, तो वो होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। और जिन्हें हम केमिकल के थ्रू हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जिसको हम कहेंगे सीओडी। क्लियर हो गया? नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीओडी का फुल फॉर्म या बीओडी का फुल फॉर्म, या सीओडी या बीओडी किससे संबंधित है? ये वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है। ठीक है। मेजर बाय मिक्सिंग द WW विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है। ये 3 घंटे लेता है वर्सेस 4-5 डे के
थ्रू, ठीक है। यानी ये 3 घंटे में उसकी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसको 5 दिन की जो डिमांड होती है उसको 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हम वाटर हार्डनेस स्केल यानी कि जल की कठोरता को कैसे नापेंगे। तो जल की कठोरता को mg लीटर ppm, ये जहाँ पे 0 से 17 ppm mg होगा वहाँ पे क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, फिर स्लाइडली हार्ड होगा, फिर मॉडरेट हार्ड होगा, फिर हार्ड होगा और ये वेरी हार्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वाटर हार्डनेस का स्केल होता है, यानी जल की कठोरता का मापन होता है। हम जल की कठोरता का मापन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हमारी जल की कठोरता थी। जल की कठोरता में हम किसके कार्बोनेट वगैरह जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनके बारे में, मेटल्स हो जो होते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन किस किस द्वारा होता है, यानी वाटर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा मरकरी, ठीक है। मरकरी मीन्स पारा, पारा का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये क्या काम करता है, मरकरी जो होती है ये कोल माइन या वोल्केनो से जोड़ के आती है, ये मैथिल मरकरी बन जाती है और ये माइन से भी मिक्स होकर मैथिल मरकरी बन जाती है और ये क्रिल विरिल ये सॉल्मोन यहाँ पे आती है और इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं वो खा लेते हैं। फिर मतलब छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़े, फिर बड़े को बड़े, फिर बड़े को बड़े, ऐसे खा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनमें जो वो होता है मरकरी लेवल ये कम होता है, ये इनके पास मरकरी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है और इनके पास मरकरी लेवल EPA एडवाइस ऑफ कंजप्शन यानी कि इसमें मरकरी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ईट ओनली अ फ्यू टाइम पर मंथ टाइम पर वीक, ठीक है। यानी कि धीरे 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 इनमें मरकरी बढ़ती जाती है। अब क्या होता है कि जैसे कि कोई फिश है, इसने मरकरी युक्त जल को मतलब मरकरी युक्त किसी मछली को खा लिया है, ठीक है। इसको किसी इंसान ने खाया, जैसे कि ये यहाँ से निकला हुआ है पूरा, ये छोटी मछली बड़ी मछली, अभी बड़ी मछली को इंसान ने खा लिया। तो इंसान ने खाया तो इसको क्या होगा, यहाँ से मिनी माता होगी, ठीक है। इसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, इस बीमारी का नाम होगा मिनी माता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि किसकी वजह से मिनी माता रोग होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि मरकरी की वजह से मिनी माता रोग होता है। किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से, यानी पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद में आते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, काले पैर की बीमारी, ब्लैक फुट डिसीज होती है। ये भी आप याद रखें कि जो आर्सेनिक होता है हमारा, आर्सेनिक की वजह से काले पैर की बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैर पूरे के पूरे सड़ जाते हैं, पूरे के पूरे पैर सड़ जाते हैं और इन्हें यहाँ से ऑपरेशन करके इन्हें काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आर्सेनिक। वाटर में जब आर्सेनिक डिजॉल्व हो जाता है तो काले पैर की बीमारी यानी कि ब्लैक फुट डिसीज होने लगती है या हो जाती है। फिर इसके बाद आएंगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब है हमारे वाटर में, जब फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, तब जाके फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। फ्लोरोसिस मीन्स जो टीथ होते हैं उन वो रेड रेड कलर के होने लगते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की मात्रा बहुत जो हमारा जो वाटर होता है, इस वाटर में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो अधिक होने से ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। और एक बीमारी और है, उसका नाम होता है नॉकनी, नॉकनी होता है, ठीक है। तो एक होता है नॉकनी, फ्लोरोसिस हो जाता है, ऊपर सेकंड वाली जो होती है वो होती है नॉकनी, ठीक है। यानी कि घुटने जो होते हैं दोनों मतलब जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ने लगती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोरोसिस फ्लोरीन की वजह से होता है। और ये सारी के सारे जो बीमारी है वो वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण से संबंधित है, ठीक। फिर आएंगे नाइट्रोजन। अब क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, हाँ, अब पानी में अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बना लेता है। तो ये क्या काम करता है, ये ब्लू हो जाता है, हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। और जैसे ये ब्लू होता है तो ये पूरा का पूरा शरीर आपको ब्लू दिखाई देने लगता है। इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि जो नाइट्रोजन है, अगर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। तो आप याद रखें, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, नाइट्रोजन से होता है, और फ्लोरोसिस फ्लोरीन से होता है, और ब्लैक फुट डिसीज आर्सेनिक से होता है, और जो मिनी माता है वो पारा से होता है, ठीक है। ये आप याद रखें, 4 हैं, ठीक है।
इसके बाद आते हैं कैडमियम। तो कैडमियम से इटाई डिसीज़ होती है ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, यानी कि कैडमियम जो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें इटाई डिसीज़ हो जाती है। क्या होता है कि हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं। इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजन ड्यू टू मीनिंग इन टोयामा परफेक्शन ऑफ जापान। ये जापान में इसको ये बहुत ज़्यादा जापान में होती हैं। और कैडमियम गोज इन थॉट राइस एंड क्रियल्स, यानी कि राइस और चावल से होता है। ठीक है, दिस इज अ मल्टी फैक्टरी डिसीज बट कैडमियम इज अ नेसेसरी एजेंट टू रिजल्ट इन सेवरल किडनी डैमेज ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो कहीं पर भी मुड़ जाती हैं, इस वजह से इसे इटाई डिसीज कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में आउच डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी डिसीज हो गई हैं। अब डिसीज के बाद हाँ, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि यूट्रोफिकेशन क्या है। तो यूट्रोफिकेशन वह होता है, यूट्रोफिकेशन को सबसे पहले हिंदी में कहेंगे सुपोषण। ठीक है, यूट्रोफिकेशन को हिंदी में कहेंगे हम सुपोषण। सुपोषण मीन्स एक आपने पढ़ा था कुपोषण और एक ये है सुपोषण। ठीक है, कुपोषण यानी कि जो कुपोषित होते हैं जिनको पोषण नहीं मिलता है, सुपोषण जिनको पोषण मिलता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसमें इस पोषण किसको मिलता है, क्या होता है कि जब खेत के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं बारिश के पानी में बह के जब नदियों में मिल जाते हैं या तालाबों में जाके मिल जाते हैं, तो तालाबों में क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी का जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसमें ऊपर ऊपर बहुत सारी एल्गी जो होती हैं, मतलब बहुत सारी एल्गी जो होती हैं वो फैल जाती हैं तालाब में। ठीक है, और एल्गी ज़्यादा होती हैं, उनको खाने के लिए मतलब पोषण मिलता है, तो इस वजह से ये एल्गी के लिए यूट्रोफिकेशन है, यानी कि सुपोषण है। समझ में आया, यानी एल्गी जो है होती है, एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पे। और जब एल्गी की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, एल्गी की मात्रा जब बढ़ेगी तो हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये जो सुपोषण है ये किसके लिए है, एल्गी के लिए है। बाकी हमारे लिए जो भी है वो वाटर पॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट अच्छे से वाटर के अंदर जा नहीं सकती है और जो जीव जंतु होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं जलकुंभी। तो ये आप याद रखें, जलकुंभी जो होता है उसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये बंगाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं, इस वजह से इन्हें टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूछा जा सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल जलकुंभी को, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। फिर ये भी हमारा वाटर पॉल्यूटेंट ही है। ठीक है, जल प्रदूषण रोकने के राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए थे। जल प्रदूषण, सबसे पहले जल प्रदूषण को सीपीसीबी ने ही, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण ने ही इसको लागू किया था। तो इसमें इसने तीन प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रयास किए थे। सबसे पहले हमारा जल प्रदूषण था, फिर वायु प्रदूषण था, फिर नॉइस पॉल्यूशन था। ठीक है, तो हमारा जो जल प्रदूषण था उसको नियंत्रण एवं रोकथाम करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो 1974 में बनाया गया था। ये आप याद रखें कि हमारा जो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम है वो 1974 में ही बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये और किसने बनाया था, ये सीपीसीबी ने बनवाया था। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण ने ही बनवाया था। ठीक, तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रयास, मतलब हमने राष्ट्रीय प्रयास किए थे। अब राष्ट्रीय जल मिशन, यानी कि वाटर के लिए कुछ मिशन भी बनाए होंगे कि वाटर को हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा जल की दक्षता को 20% बढ़ाता है। 20% बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन रखा गया था, बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप जहाँ पर 100% वाटर को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे 100% नहीं करके 80% वाटर यूज़ करें, तो अपने आप ही 20% वाटर यूज़ होने से बच जाएगा, यानी कि 20% हमारे वाटर की जो दक्षता होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो नेशनल वाटर मिशन है वो 21 जून 2019 को लागू हुआ गया था। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे वाटर के ऊपर से मिशन है वो 2019 में हुए थे। डेट आप याद रखें, नेशनल वाटर मिशन था 21 जून को। ठीक है, 21 जून को लागू किया गया था। समझ में आ गया आप लोगों को, नेशनल वाटर मिशन जो है वो 21 जून 2019 को लागू किया गया था। अब इसमें क्या था कि ये जल की दक्षता 20% बढ़ाने को कहा गया था, यानी कि आप वाटर का 100% यूज़ ना करके 80% यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि 20% वाटर आपका बच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये था राष्ट्रीय जल मिशन यानी नेशनल वाटर मिशन।
इसके बाद जल शक्ति अभियान। अब जल शक्ति अभियान क्या है, तो जल शक्ति अभियान संचय जल बेहतर कर, संचय मीन्स इकट्ठा करना। इसमें उन्होंने बताया था कि हमें जल को इकट्ठा करना है, जल को बहने से रोकना है और जल को इकट्ठा करना है। तो ये हो गया हमारा जल शक्ति अभियान, ठीक है। इसके अंतर्गत कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था, कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। ये हुआ था 15 अगस्त 2019 में, ठीक है। इसको भी 2019 में ही शुरू किया गया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। और इसके अंतर्गत कैच द रेन अभियान भी शुरू किया गया था। कैच द रेन अभियान भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि ये है अवर वाटर अवर फ्यूचर, राष्ट्रीय जल मिशन से ही रिलेटेड है कैच द रेन। मतलब इसमें क्या है कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसे हमें बचाना है, ठीक है। नेशनल वाटर वेयर इट फॉल वेयर इट फॉल्स, ठीक है। तो ये था हमारा कैच द रेन। ये किससे संबंधित है, हमारा जल शक्ति अभियान से संबंधित है, ठीक है। आप याद रखें, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमारा था जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। तो ये इसका काम होता है जल की दक्षता को 20% बढ़ाना, ठीक है। यानी कि वाटर की जो दक्षता होती है, यानी वाटर जो ज़रूरी होता है यूज़ करने के लिए, उसको 20% बढ़ाना होता है। तो बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि आप 100% पानी यूज़ ना करके, जहाँ पे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है वहाँ कम पानी यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका पानी 20% बच सकता है। तो ये नेशनल वाटर मिशन जो था वो 21 जून 2019 को दिया गया था। और सेकंड हमारा जो आया है वो है जल शक्ति अभियान। तो ये है, इसके कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारा जल शक्ति अभियान था वो 15 अगस्त 2019 को लागू किया गया था, ठीक है, दिया गया था। और इसके अंदर हमारा आता है कैच द रेन। कैच द रेन मीन्स पानी में से वो बारिश का जो पानी उसे कैच करो, यानी कि बचाओ, ठीक है। ये था हमारा कैच। अब आएंगे हर घर जल योजना, यानी जल जीवन मिशन, इसको हम कहेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को हर घर जल योजना भी कहते हैं। जल जीवन मिशन को हर घर जल योजना भी कहते हैं। ये हुआ था 15 अगस्त 2019 में शुरू, ठीक है। इसको 15 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। वर्ष 2024 तक इन्हें सभी ग्रामीण घरों में पाइप की जलापूर्ति के लिए योजना बनाई गई थी। यानी इन्होंने कहा था कि 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी ग्रामीण इलाकों में ये क्या काम करेंगे, पाइप द्वारा मतलब ये नल लगवा के सबके घर में पानी को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी योजना थी जल जीवन मिशन, जो 15 अगस्त 2019 में शुरू की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आएंगे अटल भूजल योजना। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भूजल स्कीम, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने अटल भूजल स्कीम एक मोदी ने करवाई थी 2021 में, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो भूजल, जहाँ पे भूजल की मात्रा कम है वहाँ पे ये योजना शुरू की जाएगी। तो इनमें से ये 7 राज्य हैं, इनमें सबसे कम भूजल की सुविधा है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि इन 7 राज्यों में अटल भूजल स्कीम को लागू किया जाएगा, जिसमें से पहली है गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 7 जो राज्य हैं, इनमें अटल भूजल स्कीम को लागू किया जाना है, ठीक है। ये अटल भूजल स्कीम लागू की गई है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि जो पीएम ने सिंचाई योजना दी है वो 2015 में उन्होंने प्रारंभ की थी। और इन्होंने कहा था कि 5 वर्षों में ये 50,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे। और ये स्प्रिंकलिंग, यानी कि इन्होंने बोला है कि स्प्रिंकलर और ड्रिपिंग की मेथड से सिंचाई करना होगा। यानी कि इस जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इन्होंने क्या कहा है कि हम ये योजना चालू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि पहले पाइप के थ्रू पाइप लगा दिया जाता था और उससे पानी को खेतों में पहुंचाया जाता था, जिससे क्या होता था कि पानी ज़्यादा वेस्ट होता था और मतलब यूज़ कम किया जाता था, मतलब उसका उपयोग कम होता था, लेकिन वो ज़्यादा खर्च होता था। तो इन्होंने कहा कि आप स्प्रिंकलर और ड्रिपिंग की मेथड से सिंचाई करें, जिससे क्या होगा, कम ड्रॉप में ही मतलब कम पानी में ही बहुत ज़्यादा आपकी क्रॉप जो है, यानी कि आपकी जो फसल है उसमें उस तक पानी पहुंच सकता है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पीएम मोदी ने इसे लागू किया था। कब किया था? 2015 में। तो सबको आपको याद रखना। देखिए, सबसे पहले हमारी जो है वो आएगी सबसे पहले जल प्रदूषण रोकने के राष्ट्रीय प्रयास में सबसे पहले जो अधिनियम था वो 1974 में किया गया था, शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। ये आप याद रखें
कब किया गया था? 1974 में। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। तो हमारा जो राष्ट्रीय जल मिशन है वो 21 जून 2019 को किया गया था, ठीक है। और जो जल शक्ति अभियान है ये 2019 को किया गया था, ठीक है। और इसके बाद कैच द रेन, और फिर इसके बाद आएंगे हर घर योजना। तो ये 15 अगस्त 2019 को किया गया था, 15 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद अटल भूजल स्कीम, तो ये 25 दिसंबर को किया गया था, 25 दिसंबर 2021, ठीक है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में अटल भूजल स्कीम को लागू किया गया था, ठीक है। तो अटल भूजल स्कीम 2021 ये याद रखें। फिर इसके बाद आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, तो ये 2015 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। तो ये सब आप याद रखें, क्योंकि पॉल्यूशन में ज़्यादातर आप लोगों से जितनी भी योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाओं के सन के बारे में आपसे ज़्यादा पूछेंगे, और ये किससे संबंधित है आपको ये भी पूछेंगे कि हमारी ये जो योजनाएं हैं ये जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मतलब किस चीज़ से संबंधित है? खेती से संबंधित है, पानी से संबंधित है, या मृदा से संबंधित है, मिट्टी से? तो आप क्या लिखेंगे कि या कृषि से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो वाटर से संबंधित है, यानी कि जल प्रदूषण से संबंधित है, और ये 2015 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और ये 5 वर्षों की मेथड विधि 5 वर्षों की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा साउंड पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। सबसे ज़्यादा ध्वनि वातावरण में चारों ओर फैली आरक्षित या अवांछनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ध्वनि डीजे की आवाज़ हो गई है, गाड़ियों बस के जो साइलेंसर होते हैं उसकी आवाज़ हो गई है, मतलब जितने भी हमारे साउंड पॉल्यूशन होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं। मतलब ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो साउंड आता है हमें, ठीक है। और हम जो ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, ध्वनि को हम किससे मापते हैं? डेसिबल से, ठीक है। ये आप याद रखें, ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कितने डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। तो इस 75 से 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो ध्वनि होगी वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी, ठीक है। अब वातावरण में, यानी कि हमारे जो चारों ओर वातावरण फैला हुआ उसमें अवांछनीय ध्वनि को, यानी कि ऐसी ध्वनि जो शोर कर रही हो, ठीक है, उसको हम, या ऊंची आवाज़ हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। अब ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डीजे हो गए हैं, ठीक है, और बाइक वगैरह जो वाहन होते हैं उनके साइलेंसर हो गए हैं, ठीक है। और क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण तो बहुत सी चीज़ों से फैलता है, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों में ध्वनि उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। तो जितनी भी शोर वाली चीज़ें होती हैं उन सबसे ध्वनि का प्रदूषण होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ में शोर है, चाहे वह किसी भी प्रकार का उत्पन्न हुआ। पराध्वनि जेट, ये एक जेट है, ये जेट है, ये ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। इसकी जो ध्वनि होती है इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि ये हमारी जो ओजोन की लेयर है जितनी मोटी है उसको बहुत ज़्यादा पतला कर रहा है, और ध्वनि का प्रदूषण को बहुत ज़्यादा फैला रहा है। अब आप समझिए कि ओजोन की परत अगर पतली हो जाएगी, और पतली होने के बाद उसमें अगर होल हो जाता है या छेद हो जाता है, तो फिर से वही सनलाइट सूर्य का प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी, और पृथ्वी पर आने से वो स्किन कैंसर जैसी की बीमारियां फैला सकती है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण में ये पराध्वनि जेट ओजोन परत को ये जो है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है, ठीक है। और ये ओजोन परत को पतला करने का भी काम कर रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ध्वनि को प्रदूषित करता है, ठीक है। अब आएंगे हम सॉइल पॉल्यूशन पे। सॉइल यानी मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी का प्रदूषण। मिट्टी का प्रदूषण भी बहुत तरीके से होता है, ये आप लोगों ने जो ऐसे वगैरह आते हैं उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि सॉइल का पोल्यूशन यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। अब भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है, यानी कि हमारी जो भूमि है, मिट्टी का जो विकृत रूप होता है, यानी कि गड़बड़ रूप, जो हमारी मिट्टी अच्छे से काम करने का, हमारी अब मिट्टी बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती है, तो उस रूप को हम मृदा का प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं वो एक होते हैं अम्लीय वर्षा, यानी खाने से प्राप्त, सबसे पहले अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, जो मैंने आप लोगों को बताई थी वायु प्रदूषण में, एयर पॉल्यूशन में बताई थी कि जो एसिड रेन होती है वो क्या काम करती है। जैसे कि ये बादल हैं, इसमें से कुछ जैसे SO2 है, ये H2O से रिएक्शन करेगा
और जो बनेगा वो बनेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा बादलों से, ये नीचे ज़मीन पर, ये खेतों में आके गिरेगा और मिट्टी में गिरेगा, तो मिट्टी में जो होगा वो एसिडिक, मिट्टी हमारी जो होगी उसमें एसिड आके गिर जाएगा, तो हमारी मिट्टी तो वैसे ही प्रदूषित हो जाएगी, वैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है। अब खाने से प्राप्त जल उर्वरक यानी कि वाटर, पानी से जो उर्वरक मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, वो कीटनाशक रसायन, हम कीटनाशक रसायनों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो खेती हो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे होने वाली हानियाँ हमें पता नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम कीटनाशक रसायन का उपयोग तो कर लेते हैं हमारी खेती करने के लिए, लेकिन जो हमारा अनाज होता है वो एकदम ख़राब हो चुका होता है, यानी कि उसमें भी केमिकल की मात्रा मिल जाती है, और फिर वही फूड अगर हम खाएंगे खाना को, तो हमें भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। और अधिक प्रयोग करना, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, कचरा जो रहता है उससे भी हमारी मिट्टी, मतलब कूड़ा करकट यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कचरा होता है उनको एक गड्ढा करके उसमें डंप कर दिया जाता है, डंपिंग वंपिंग जो होती है ना वो, तो ये डंपिंग वंपिंग की जो मेथड होती है इससे भी हमारी मृदा प्रदूषित होती है। औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कचरा होता है उसको भी खुले में जाके छोड़ दिया जाता है खेतों में, तो ये हमारे मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कारण होते हैं। जैसे सबसे पहले कुछ कारण ये दिए हुए हैं इसमें, कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि आप बहुत कम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप पौधारोपण बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं। सेकेंड आएगा इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, वो आप ले जाके खुले में ही डाल देते हैं, तो इस वजह से भी हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। अनसेफ स्टोरेज ऑफ हजार्ड केमिकल एंड न्यूक्लियर वेस्ट, हमारे जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं उनको भी हम उनके जो स्टोरेज होते हैं वो अनसेफ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाते हैं या गिर जाते हैं, तो उस वजह से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। हाँ, लीचेट्स फ्रॉम मिसमैनेज्ड लैंडफिल्स जो होते हैं वो भी, सारे के सारे जितने मतलब बताए गए हैं, जैसे अनकंट्रोल डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल प्लांट्स माइनिंग, ये सारे के साथ प्लांट्स माइनिंग यानी प्लांट्स को कट करना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाना और फिर डंपिंग करना, मतलब कि कचरे को वहाँ पे छोड़ देना, खुले में छोड़ देना, तो ये सारे के सारे हमारे मृदा प्रदूषण के मेन कारण होते हैं। ठीक है। और मृदा प्रदूषण से बचने के हमारे जो कंट्रोल करने के जो काम होते हैं वो सिर्फ यही होते हैं कि हमें केमिकल, जो रासायनिक कीटनाशक रसायन होते हैं, इनका उपयोग यूज़ कम करना चाहिए, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कि जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं उनको एकदम खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको रिसाइकिल करना चाहिए, तो ये इन सब वजहों से हमारी मिट्टी बच सकती है। ठीक है। और मृदा प्रदूषण से सबसे ज़्यादा हमारी मिट्टी जो है वो अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है। अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ क्षमता खोती जाएगी तो फिर उसके बाद हमारी मिट्टी में से कोई भी अनाज नहीं लग पाएगा, तो इस वजह से हमारे मृदा प्रदूषण की वजह से हमें खाने की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी, तो ये सब मृदा प्रदूषण में आता है। ठीक है। फिर आएंगे हम नाभिकीय प्रदूषण। तो नाभिकीय प्रदूषण यह है प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें से जो आवाज़, शोर वगैरह, नाभिकीय न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो निकलता है वो उस वजह से हमारे यहाँ नाभिकीय प्रदूषण होता है। जैसे इसके जो स्रोत होते हैं वो मेन होते हैं, जैसे चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण, चिकित्सा में एक्सरे और बहुत सारी किरणें होती हैं जिनसे हम चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है, तो उससे भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होने वाले विधान से भी उत्पन्न प्रदूषण होता है, जो अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था वो परमाणु भट्टी का। ठीक है। शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रदूषण, यानी कि जितने भी परमाणु बनते हैं, जहाँ पे परमाणु बनते हैं, अणु बनते हैं, बम बनते हैं, तो वहाँ से जो प्रदूषण होता है वो हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे प्रदूषण थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और कल नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नया हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे, यानी कि जंतु विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो। थैंक यू।